हेलो स्टूडेंट। सो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th विच इज़ योर सॉलिड स्टेट। यहाँ पर हम कंप्लीट वन शॉट वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, एज वेल एज यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का वीडियोस तो मिलेगा, साथ में आपको हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड वन शॉट वीडियो लाइक रिवीजन हो जाएगा आपका हर एक चैप्टर के रिलेटेड, एज वेल एज आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए वन शॉट वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर विच इज़ योर सॉलिड स्टेट। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एज वेल एज आप हमारा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए और आप हमारा वीडियो देख सको। और जितना चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि आपको भी बेनिफिट हो, आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो। तो स्टार्ट करते हैं विथ योर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ योर सॉलिड स्टेट। सो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर सॉलिड स्टेट की, तो हमारे पास कोई भी मैटर के 3 स्टेट होते हैं जो आप ऑलरेडी 11th में भी पढ़ चुके हैं एज वेल एज 8th 9th में भी पढ़ चुके हो। सो मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहाँ पर हम कौन से स्टेट की बात करने वाले हैं? सॉलिड स्टेट। तो ये चैप्टर में हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट में प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है सॉलिड स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मेरे पार्टिकल्स हैं, तो ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा रहता है? सॉलिड स्टेट में एक रेगुलर क्लोज अरेंजमेंट रहता है। क्लियर एवरीवन? तो अरेंजमेंट के बारे में अगर हम बोलेंगे तो रेगुलर क्लोज्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, सो क्लोज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, एज वेल एज जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ये 2 पार्टिकल है तो ये 2 पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो भी कैसा रहता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सेकंड पॉइंट हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल के बीच का फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स। तो यहाँ पर 2 पार्टिकल के बीच का फोर्स मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स। तो सॉलिड स्टेट में इंटर पार्टिकल फोर्स कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है और उसी की वजह से आपके पार्टिकल क्लोज होते हैं। यस और नो? जब किसी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तभी तो वो क्लोज है। सेम वे आपके पार्टिकल्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहते हैं और इसीलिए वो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्लोजली अरेंज होते हैं सॉलिड स्टेट में। एज वेल एज सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो रेगुलर शेप रहेगा, देन रेगुलर वॉल्यूम होता है, यस और नो? इनकम्प्रेसिबल मटेरियल होते हैं, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली सॉलिड मटेरियल को। तो ये सारा हो गया आपका सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज। एज वेल एज यहाँ पर हम रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आपके जो भी रेड्यूस टॉपिक है वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करें। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो रिड्यूस सिलेबस के अलावा बाकी सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले। सो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है वो देखते हैं। आइसो का मतलब देखो क्या होता है? सेम। आइसो मीन्स व्हाट? सेम। मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो आपको देखो नेम से ही समझ में आ जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म सेम स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब क्या? डिफरेंट, मॉर्फिज्म मतलब क्या? स्ट्रक्चर। तो आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस क्या है? तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है यहाँ देखो। सो आइसोमॉर्फिज्म मीन्स 2 or more substance having same structure are said to be isomorphism। तो आपके 2 या 2 से सब्सटेंस के अगर सेम स्ट्रक्चर रहेंगे, सब्सटेंस अलग है, 2 अलग अलग सब्सटेंस की हम बात करें बट वो दोनों भी डिफरेंट सब्सटेंस के स्ट्रक्चर अगर सेम रहेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया सेम स्ट्रक्चर, तो 2 डिफरेंट सब्सटेंस है बट उसका स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड।
सो सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का सेम स्ट्रक्चर होता है। अभी देखो दोनों भी डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स है, ये सोडियम फ्लोराइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दोनों सब्सटेंस अलग अलग है बट दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सो सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट दो डिफरेंट सब्सटेंस है बट दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। और एक तो हो गया उनका सेम स्ट्रक्चर रहेगा, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उनका एटॉमिक रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो आपके आइसोमॉर्फिज्म वाले सब्सटेंस है उसका एटॉमिक रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब एटॉमिक रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ देखो, तो ये सोडियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बराबर, ये दोनों क्या है आपके आइसोमॉर्फिज्म के एग्जांपल है। अब यहाँ पर उनका एटॉमिक रेशियो हम देखेंगे, तो आपका सोडियम कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, फ्लोरीन भी कितना है 1, तो यहाँ पर आपका रेशियो क्या है, 1:1 का रेशियो है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन भी 1, तो यहाँ पर भी रेशियो क्या है 1:1। सो दोनों का देखो एटॉमिक रेशियो कैसा है 1:1, मतलब जो एटम प्रेजेंट है ना उसका रेशियो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका सोडियम फ्लोराइड में एक ही सोडियम एक फ्लोराइड, मतलब हम क्या बोलेंगे एक एक एटम प्रेजेंट है दोनों के। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी दोनों का रेशियो क्या है 1:1 का है, तो यहाँ पर एटॉमिक रेशियो दोनों में कैसा है, सेम है। नेक्स्ट है आपका सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर भी आप एटॉमिक रेशियो चेक करो। एटॉमिक रेशियो मतलब क्या, जो आपके एटम प्रेजेंट है उसका रेशियो। तो आपका सोडियम कितना है 1, कुछ नहीं है मतलब क्या होता है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, तो यहाँ पर आपको रेशियो क्या मिलेगा 1:1:3। यहाँ पर चेक करो कैल्शियम कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, तो रेशियो क्या हो गया 1:1:3। तो दोनों में देखो एटॉमिक रेशियो कैसे है, सेम है। तो आपका आइसोमॉर्फिज्म में हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेशियो विल बी सेम। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अ सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 2 or more crystal form या 2 or more structure form is called polymorphism। अब इसका मतलब क्या है, तो आपके डिफरेंट सेम सब्सटेंस बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या था आपका डिफरेंट सब्सटेंस थे, स्ट्रक्चर दोनों का सेम था। अब यहाँ पर इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या, यहाँ पर एक ही सब्सटेंस है बट वो सब्सटेंस का डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वैसे टाइप के मॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसे सब्सटेंस जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम एलोट्रॉपी भी बोलते हैं। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म एलिमेंट्स में बात करते हैं तो उसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। जैसे कि आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा रहेगा एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन कौन कौन से है, सो आपका डायमंड हो गया, देन योर ग्राफाइट एंड फुलरिन, तो ये सारे क्या है आपके एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तो ये तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तीनों में भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन से ही बने हुए हैं, डायमंड, ग्राफाइट और फुलरिन। सो तीनों भी स्ट्रक्चर अलग अलग है, सब्सटेंस तो सेम ही है। आपका ग्राफाइट, डायमंड और फुलरिन तीनों भी कार्बन से बने हुए हैं बट तीनों में स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर एवरीवन, तो ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपके टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो फर्दर क्लासिफाइड है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट है आपका आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। तो यहाँ पर आप डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी करने वाले हो। अब ये जो 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, इसके आपको यही पॉइंट्स याद रखने। अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो आपको इसका इजीली सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो और आप इजीली एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ये चारों भी क्रिस्टल सॉलिड के लिए ये टेबल ही लर्न कर लो। अगर ये टेबल लर्न है तो आप इजीली सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि हर एक सॉलिड में देखो हम यही पॉइंट डिस्कस करने वाले कि उसमें पार्टिकल कौन सा है, फोर्स कौन सा है, उसका हार्डनेस कैसा रहेगा,
मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, देन थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और उसका एग्जाम्पल। तो यही 6 पॉइंट हम हर एक सॉलिड में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड कौन से पार्टिकल से बना हुआ रहेगा? तो सबसे पहले आयोनिक सॉलिड की अगर मैं बात करूंगी तो आपको सबको मालूम है आयोनिक सॉलिड मतलब क्या, किससे बनेगा? आयन से। कौन कौन से आयन रहेंगे? कटायन एंड अनायन। तो आपके यहाँ पर पार्टिकल कौन से रहेंगे आयोनिक सॉलिड में? कटायन एंड अनायन। यस और नो? तो फर्स्ट पॉइंट इजी है। आयोनिक सॉलिड मतलब क्या, किससे बना है? आयन से। कौन से आयन? कटायन एंड अनायन। तो आपका आयोनिक सॉलिड में कौन से पार्टिकल रहेंगे? कटायन एंड अनायन। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड मतलब क्या, वो किससे बना हुआ रहेगा? तो ऑब्वियसली बात है कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। तो इसमें कौन से पार्टिकल है? एटम है। कौन सा एटम? जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो आपका कोवैलेंट सॉलिड कैसे बनेगा? जब आपका एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कौन सा रहेगा पार्टिकल आपके कोवैलेंट सॉलिड में? कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। क्लियर? तो देखो नेम से ही हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब क्या, यहाँ पर आपके कौन से पार्टिकल रहेंगे? मॉलिक्यूल्स। आपका यूनिट सेल या आपका क्रिस्टल किससे बना हुआ रहेगा? मॉलिक्यूल से। अभी मॉलिक्यूल्स में भी डिफरेंट टाइप है। कौन कौन से? तो एक होता है मोनो एटॉमिक और एक होता है पॉली एटॉमिक। मॉलिक्यूल के भी 2 टाइप है ना, मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब क्या, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ हो। पॉली एटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम से बना हुआ हो। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स रहेंगे आपके पार्टिकल। मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड मतलब यहाँ पर क्या रहेंगे आपके? मेटेलिक आयन। यहाँ पर आपके पार्टिकल कौन से रहेंगे? मेटेलिक आयन इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास कटायन रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे। तो मेटेलिक सॉलिड में आपके पार्टिकल कौन से रहेंगे? आयन्स रहेंगे और आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट सब में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स। मतलब क्या, आपके जो भी पार्टिकल्स है वो सॉलिड में, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से टाइप का रहेगा। तो सेकंड पॉइंट अभी हम वो डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आयन्स है तो बट ऑब्वियस बात है, आयन्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब भी हम आयोनिक सॉलिड की बात करेंगे, आयन से प्रिपेयर हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट है आपका कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड में जो आपका एटम है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर फोर्स कौन सा रहेगा आपका? कोवैलेंट बॉन्ड। इजी। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन से फोर्स होते हैं? तो लंडन फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी ये लंडन, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है वो यहाँ पर मैं बता दूं। तो जब भी आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका H2 मॉलिक्यूल हो गया या CH4 मॉलिक्यूल हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो भी बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पर आपका कौन सा फोर्स होता है? लंडन लंडन, या हम इसको बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे, जो भी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? जिसमें पोल क्रिएट्स नहीं हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल जो भी मॉलिक्यूल में क्रिएट नहीं होता है, वैसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। क्लियर एवरीवन? जिसके भी बीच में पोल क्रिएट नहीं होगा। अभी यहाँ पर देखो दोनों भी हाइड्रोजन है, तो दोनों भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ना, तो यहाँ पर आपके पोल क्रिएट नहीं होते, और उसी की वजह से ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और इसमें जो फोर्स होगा वो कौन सा रहेगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। फिर आपका होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल फोर्स किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? सो जो भी आपके पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl is your polar molecule. Why?
बिकॉज यहाँ पर आपका जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है ये बॉन्ड में, वो अपनी तरफ पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन की तरफ इंक्रीज होगा, और जहां पर क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ पुल कर रहा है, और उसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पोल क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज योर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर एवरीवन? सो आपके अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में मतलब दोनों भी एटम सेम टाइप के रहेंगे तो वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स शो करेंगे, और अगर आपके ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर मॉलिक्यूल है वहां पर आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर दिखेगा? सो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन है आपके पास होना चाहिए हाइड्रोजन फर्स्ट, एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो जब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग होता है तो क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर, वाटर में देखो क्या है, OH बॉन्डिंग है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन मैंने क्या बोला, आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यस और नो? तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर एवरीवन? तो ये तीनों भी टाइप की बॉन्डिंग पॉसिबल है आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड में। किस पे डिपेंड रहेगा, तो आपका सॉलिड में कौन से टाइप के मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, या ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक सॉलिड। सो मेटेलिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड रहेगा, आपका मेटेलिक बॉन्ड। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हार्डनेस के बारे में, कि आपका जो क्रिस्टल फॉर्म होगा वो हार्ड रहेगा या सॉफ्ट रहेगा। तो आपका आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, विच इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आपके पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आपका सॉलिड कैसे रहेगा, हार्ड रहेगा, यस और नो? तो यहाँ पर हार्डनेस में हम क्या बोलेंगे, हार्ड एंड ब्रिटल। फिर आपका है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड, विच इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो आपके दो एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी आपका कौन सा सॉलिड है, वेरी हार्ड सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो ये जो सारे टाइप्स ऑफ फोर्स है ना वो वीक फोर्स है, फोर्स ऑफ टाइप के अट्रैक्शन है। तो ये सारे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर आपका सॉलिड कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है आपका मेटेलिक सॉलिड। तो ये वेरी करता है सॉफ्ट से हार्ड, तो ये सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी देखो आपको ये पॉइंट पता है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट आप इजीली बता दोगे। अभी ऑब्वियसली बात है, हार्ड है अगर आपका सॉलिड तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही रहेगा। तो अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं है तो आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हाई रहेगा, यहाँ पर भी आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, यहाँ पर लो। अभी यहाँ पर क्या था, सॉफ्ट से लेके हार्ड रेंज था, तो यहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होगा, कम से लेके ज्यादा, लो से लेके हाई। क्लियर? तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कि आपका सॉलिड जो है, ये टाइप ऑफ सॉलिड जो हम डिस्कस करें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी शो करेंगे या नहीं। सो फर्स्ट है आपका आयोनिक सॉलिड। सो पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन मेल्टेड और डिजोल्व इन वाटर। इट मीन्स व्हाट, अगर आपका आयोनिक सॉलिड एज इट इज आप सॉलिड फॉर्म में लेते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, क्या हम सॉलिड स्टेट में लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्या, नहीं होगी। तो वही हमने यहाँ पर बोला है कि सॉलिड स्टेट में हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, बट जब हम उनको डिसॉल्व कर लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट मेल्टेड एंड डिसॉल्व स्टेट। नेक्स्ट आपका कोवेलेंट सॉलिड। सो कोवेलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर, बट एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, आपका गुड कंडक्टर है, यस और नो। और डायमंड भी आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये आपके दो एक्सेप्शन है,
बाकी सारे कोवेलेंट सॉलिड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक सॉलिड ऑब्वियसली बात है, मेटल है मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, तो आयोनिक सॉलिड में आप सोडियम क्लोराइड, देन कोवेलेंट सॉलिड में आप डायमंड, ग्राफाइट, फुलरिन ले सकते हो। फिर आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड में कोई भी मॉलिक्यूल से जो सॉलिड बनता है, आइस, बेंजोनोइक एसिड। फिर मेटेलिक सॉलिड में तो आप कोई भी मेटल ले सकते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर जो भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हम बात करें, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, फॉर्म कैसे होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट है द ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द क्रिस्टल इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग 2 टर्म्स, लैटिस एंड बेसिस। तो आपका जो भी क्रिस्टल में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम 2 टर्म यूज करते हैं, लैटिस एंड बेसिस। तो ये लैटिस एंड बेसिस क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो बेसिस क्या है, आपके सेट ऑफ एटम एसोसिएटेड विथ ईच लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पर ये है मेरे लैटिस, दिख रही है पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिस। पॉइंट्स का मतलब क्या है, आपका 3 डायमेंशनल में आपके कोई कोई हमने पॉइंट सिलेक्ट किए, वो पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैटिस। और बेसिस क्या है, तो आपके ये एटम पार्टिकल्स है जो आप ये पॉइंट्स पे अरेंज करने वाले हो। तो लैटिस क्या है, आपके पॉइंट्स है, ठीक है। आपके जो भी 3D स्पेस है उसमें हमने कोई कोई पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, तो वो पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, लैटिस। बेसिस क्या है आपका, तो बेसिस है आपके पार्टिकल्स, यहाँ हम बोल सकते हैं एटम। तो ये बेसिस को हम ये पॉइंट्स में अरेंज कर देंगे। तो देखो ये बेसिस को हमने ये पॉइंट्स पे अरेंज कर दिया, दिख रहा है, ये बेसिस यहाँ पर अरेंज कर दिया हमने हर एक पॉइंट पे। तो आपका एक क्या बन जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो हम 3D में एक स्पेस में पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, मतलब उसको हम बोलेंगे लैटिस। वही लैटिस पे हम एटम को अरेंज कर देंगे, और एटम का अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिस। तो जब हम लैटिस प्लस बेसिस करेंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो आपका कोई भी जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, वो क्रिस्टल कैसे बनता है, तो वो क्रिस्टल में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर रिपीट होते रहते हैं, और वो जो स्मॉल स्ट्रक्चर आपका वन आफ्टर अनदर रिपीट हो रहा है, और वही स्मॉल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। क्लियर एवरीवन? सो आप फॉर एग्जांपल आपका वो रूबिक्स क्यूब सबने देखा रहेगा, उसमें देखो स्मॉल स्मॉल स्क्वायर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के। तो आपका वो रूबिक क्यूब कैसे बन रहा है, तो वो जो स्मॉल स्मॉल क्यूब थे वो एक साथ अरेंज हो गए और आपका एक क्रिस्टल बन गया। तो सेम वे जो वो स्मॉल क्यूब थे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, और उसी का अरेंज होके आपका एक क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। तो सेम वे आपका जो भी क्रिस्टल में स्मॉल रिपीटिंग यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर देखो मैंने एक यूनिट सेल लिया है। अब यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। इट हैज टोटल 6 पैरामीटर। कौन से पैरामीटर, तो एक होता है उनका एज लेंथ, और एक होता है एंगल। अब कैसे वो देखो, तो आपका ये एक यूनिट सेल है। अब यहाँ पर देखो ये जो है एक्सिस एक्स, वाई और जेड, ये 3 एक्सिस सपोज हमने कंसीडर किया, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एज लेंथ। तो ये क्या है आपका एज लेंथ, जिसको मैंने ए, सी और बी से रिप्रेजेंट किया है। तो कोई भी यूनिट सेल में आपके पास कितने एज लेंथ रहेंगे, टोटल 3 एज लेंथ रहेंगे, ए, बी और सी। और यहाँ पर यही लेंथ जो आपके एज लेंथ है उसके बीच में देखो कुछ एंगल प्रिपेयर हो रहा है। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल भी 3 है, अल्फा, बीटा और अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो आपके 3 एज लेंथ के बीच में 3 एंगल फॉर्म हो गए, जिससे मैंने रिप्रेजेंट किया है अल्फा, बीटा और गैमा से। तो आपके यूनिट सेल में 3 एज लेंथ रहेंगे, और वही एज लेंथ क्या करेंगे, 3 एंगल प्रिपेयर करेंगे, अल्फा, बीटा एंड गैमा। और आपका जो
नेक्स्ट अभी हम स्टडी करने वाले हैं आपका क्यूब सिस्टम। ये तो आपका यूनिट सेल हो गया। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे क्यूब सिस्टम। तो आपका जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें होता क्या है, तो आपका ए, बी और सी, मतलब ये तीनों भी एज लेंथ की वैल्यू इक्वल रहती है, एज वेल एज अल्फा, बीटा एंड गैमा, तीनों का वैल्यू भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और ये वैल्यू होती है 90 डिग्री। और जब आपका ये कंडीशन रहेगा यूनिट सेल में, तो आपका कौन सा क्रिस्टल बनेगा, क्यूबिक क्रिस्टल। क्लियर एवरीवन। सो ये आपका एज लेंथ और आपके जो एंगल्स हैं उससे आपका क्रिस्टल का टाइप डिफाइन होगा। अगर आपका एज लेंथ और ये एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री और तीनों भी एज लेंथ अगर इक्वल रहेंगे तो आपका कौन सा क्रिस्टल बनेगा, क्यूबिक क्रिस्टल। और ये चैप्टर में हम क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है यूनिट सेल का, तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अभी यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि आपका यूनिट सेल क्या है, स्मॉल रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, जिसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। अभी ये यूनिट सेल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वही टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आपका फर्स्ट टाइप है प्रिमिटिव यूनिट सेल, देन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। तो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, आपके जो पार्टिकल्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पर देखो ये वाला स्ट्रक्चर, तो आपके दिख रहे ब्लू पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ वो क्रिस्टल के कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है। तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हम किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर आपके पार्टिकल्स जो है वो सेंटर ऑफ बॉडी एज वेल एज कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर हम जितने भी यूनिट सेल के टाइप डिस्कस करने वाले हैं, रिमेंबर दैट सब में कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल रहने ही वाले हैं। यूनिट सेल प्रिमिटिव में क्या हो रहा था, आपके पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, तो आपका जो पार्टिकल्स है वो सेंटर में भी है। यहाँ पर देखो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द बॉडी, वहां पर एक पार्टिकल है और बाकी सब पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स में रहेंगे। दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो कॉर्नर के पार्टिकल, एज वेल एज यहाँ पर आपको एक ये दिख रहा है यूनिट बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो वैसे टाइप के यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड। अभी यहाँ पर देखो फेस सेंटर मतलब आपके पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर में तो रहेंगे जैसे मैंने आपको अब बताया, एज वेल एज हर एक फेस पे भी आपके पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अभी आपका जो भी क्यूब बनता है यूनिट सेल में देखो कितने फेस है, टोटल 6 फेस है, एक ऊपर एक नीचे, 2 साइड में, एक आगे और एक पीछे, तो टोटल 6 फेस है ना, एक अप एक बिलो, एक फ्रंट एक बैक, दोनों भी साइड में, तो टोटल 6 फेस आपके पास प्रेजेंट है। तो वो हर एक फेस में भी देखो एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, ये 4 और ये एक पीछे पार्टिकल और एक ये आगे वाले फेस में, तो टोटल आपके फेस में भी पार्टिकल है एज वेल एज देखो कॉर्नर में भी है, ये सारे आपके कॉर्नर के पार्टिकल। तो वैसे टाइप के यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट है आपका बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंटर हम किसको बोलेंगे, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एनी 2 फेस एज वेल एज एट द कॉर्नर। तो यहाँ पर आपके पार्टिकल देखो कॉर्नर पे तो है ही, एज वेल एज कोई भी 2 अपोजिट फेस पे रहेंगे, या तो फ्रंट या तो बैक, तो ये दोनों अपोजिट फेस है, अप या तो बिलो, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट फेस है, या तो यहाँ यहाँ, तो कोई भी 2 अपोजिट फेस पे पार्टिकल रहेंगे, जैसे कि यहाँ अप एंड बिलो। क्लियर। तो जब भी आपके पार्टिकल कॉर्नर पे और 2 अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर एवरीवन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
अभी ले लो, आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपके टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक सिस्टम ही स्टडी करने वाले हैं। और क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, आपका तीनों भी एज लेंथ सिमिलर रहेगा, और जो तीनों भी एज लेंथ के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो भी कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। टोटल आपके पास 7 टाइप के सिस्टम फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका क्यूबिक सिस्टम, देन टेट्राहेड्रल, रोम्बिक हेड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, बहुत सारे वैसे टोटल 7 टाइप ऑफ सिस्टम है। यहाँ पर से हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा, क्यूबिक सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्यूबिक सिस्टम है वो 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल से बनता है। एक है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर। तो ये तीनों भी यूनिट सेल से आपका क्यूबिक क्रिस्टल कैसे बनेगा वो यहाँ पर हम देखेंगे। सो नेक्स्ट है आपका क्यूबिक सिस्टम के 3 टाइप ऑफ क्यूबिक सिस्टम। फर्स्ट है आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एज आई सेड, प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब क्या होता है, जहां पर आपके पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेंगे। जैसे कि हमने ये प्रीवियस स्लाइड में देखा, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टिकल किधर थे, कॉर्नर पे ही थे, तो उसको हम क्या बोलते, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जब आपका यूनिट सेल कैसा रहेगा, प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल रहेगा, और वो जब अरेंज होगा और आपका जो क्यूब प्रिपेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कौन सा टाइप का यूनिट सेल रहेगा, आपका बॉडी सेंटर्ड। और वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जब आपके अरेंज होंगे और जो क्यूब प्रिपेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या था, जो आपके पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो सेंटर ऑफ द बॉडी रहेंगे एज वेल एज कॉर्नर पे रहेंगे। यस और नो, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, कॉर्नर पे रहेंगे और आपका सेंटर में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रहेगा, आपका कौन सा यूनिट सेल रहेगा, फेस सेंटर यूनिट सेल रहेगा। फेस सेंटर यूनिट सेल मतलब क्या, कॉर्नर पे पार्टिकल, ईच कॉर्नर पे पार्टिकल रहेंगे एज वेल एज आपके हर एक फेस पे भी पार्टिकल रहेंगे। सो वैसे टाइप के क्यूब को हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर। फेस सेंटर का भी हमने यहाँ पर डायग्राम देखा था, कॉर्नर पे एज वेल एज हर एक फेस पे थे। तो ये हो गया आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक यूनिट सेल। सो फर्स्ट है आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अभी हमने देखा आपके 3 टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सो हर एक टाइप में कितने नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपका ये है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें आपके कॉर्नर पे ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। यस और नो, ये तो अभी हम सबको मालूम है। बट ये जो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पार्टिकल को मेरा स्फीयर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये क्या पूरा स्फीयर ये एक ही यूनिट सेल्स में है क्या, उसका कंट्रीब्यूशन पूरा एक ही यूनिट सेल में है क्या, ऐसा है या नहीं, वो अभी हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो यहाँ पर देखो, हमारा जो ये रेड स्फीयर है वो आपका एक पार्टिकल है। अब देखो आप, ये जो आपका रेड पार्टिकल है वो और कितने यूनिट सेल से अटैच्ड रहेगा वो अभी आप देखो। सो एक तो खुद था, यहाँ पर ये सेकंड यूनिट सेल, ये आपका नेक्स्ट थर्ड यूनिट, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8। क्लियर एवरीवन। तो आपका एक पार्टिकल टोटल कितने और यूनिट सेल को अटैच्ड है, 7। एक तो वो खुद का यूनिट सेल हो गया और बाकी और 7 यूनिट सेल से आपका ये एक पार्टिकल अटैच्ड है। तो हम क्या बोलेंगे, आपका जो एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है वो टोटल और कितने यूनिट सेल में है, 7। एक तो खुद के में है
और बाकी और 7 यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन है, तो आपका एक पार्टिकल टोटल 8 यूनिट सेल को अटैच्ड है। यस और नो, ये सबको अभी क्लियर है? तो मुझे बताओ, अगर आपका ये पूरा एक पार्टिकल था तो आपका एक यूनिट सेल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? वो टोटल 8 यूनिट सेल को अटैच्ड है, सो हर एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? ओनली 1/8 पोर्शन। सो आपका इतना ही पोर्शन एक यूनिट सेल में उसका रहेगा, बिकॉज आपका ये एक स्फीयर 8 यूनिट सेल को अटैच्ड है। यस और नो? तो ये तो हो गया एक कॉर्नर की बात। फिर सेम आपके बाकी सारे कॉर्नर में भी तो पार्टिकल है ना, तो बाकी सारे कॉर्नर के पार्टिकल भी सेम अरेंजमेंट शो करेंगे। एक पार्टिकल आपके और 7 यूनिट सेल से अटैच्ड होगा, एक ये यूनिट सेल में तो है ही, बाकी और 7 यूनिट सेल को अटैच्ड है। इट मीन्स व्हाट? आपके हर एक कॉर्नर वाले पार्टिकल का एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है? ओनली 1/8 कंट्रीब्यूशन है। अगर ये मेरा पूरा एक 1 पार्टिकल था, एक यूनिट सेल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? ओनली 1/8। यस और नो? और आपके पास ऐसे टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर एक कॉर्नर में 1/8 1/8 1/8 कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा? तो यहाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू पार्ट ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर। तो आपका जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? ओनली 1/8 इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर। आपके पास टोटल कितने कॉर्नर है? 8, तो 1/8 इंटू 8, तो आपको कितना मिलेगा? 1। सो आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना रहेगा? ओनली 1। कहाँ पर? जब हम बात करेंगे SCC मतलब प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर एवरीवन? बिकॉज यहाँ पर कॉर्नर के पार्टिकल्स ओनली 1/8 पोर्शन ही एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके पास वैसे टोटल 8 कॉर्नर है, इसीलिए 1/8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट यूनिट सेल विच इज योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर आपका क्या होता है? अरेंजमेंट कैसे रहेगा? कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स रहेंगे, एज वेल एज आपका सेंटर में भी पार्टिकल रहेगा। यस और नो? अभी हमें ये जो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स है उसका कंट्रीब्यूशन तो मालूम है कि 1/8 इंटू 8, बिकॉज आपके पास 8 कॉर्नर है और एक यूनिट सेल में उसका 1/8 पोर्शन प्रेजेंट होता है। तो आपका कॉर्नर वाले पार्टिकल का तो सेम ही रहेगा। अब बच गया कौन? आपका जो सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है। तो आपका अभी हमें ये देखना है जो सेंटर वाला पार्टिकल है वो किसी और के साथ शेयर कर रहा है क्या? वो किसी और यूनिट सेल को अपना पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? नहीं। सो यहाँ पर देखो वापस एक डायग्राम। सो आपका ये रेड वाला पार्टिकल है वो देखो कितने यूनिट सेल को अटैच है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बराबर। और ये जो आपके पार्टिकल्स है सेंटर वाले वो खुद के ही सिर्फ यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो किसी के और के साथ शेयर नहीं करते। तो अगर आपका पार्टिकल एक स्फीयर है तो ये सेंटर वाला पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट सेल में प्रेजेंट है, वो किसी और के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सो वो पूरा इसी एक ही यूनिट सेल में रहेगा। तो अभी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए यहाँ देखो। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू पार्ट ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर। सो कॉर्नर पे तो 1/8 कंट्रीब्यूशन है इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर। कितने कॉर्नर है अपने? 8 प्लस अभी आपका सेंटर वाला पार्टिकल का भी हमें लिखना पड़ेगा। तो आपके सेंटर वाला पार्टिकल जो है पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ बॉडी, वो तो किसी और के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सो वो पूरा पार्टिकल यही यूनिट सेल में प्रेजेंट है, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख दिया। सो 1/8 इंटू 8 आपका कॉर्नर वाला पार्टिकल का हो गया, प्लस 1 आपका जो सेंटर में पार्टिकल है उसका। सो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। सो यहाँ पर आपका जब भी BCC क्रिस्टल रहेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रहेंगे? टोटल 2। क्लियर? नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे FCC। FCC मतलब क्या? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में भी कॉर्नर वाला तो सेम ही रहेगा, बट अभी यहाँ पर आपके पास क्या है? हर एक फेस में भी पार्टिकल है, तो अभी हम वो देखते हैं।
सो ये आपका एक क्यूब हो गया, फेस सेंटर यूनिट सेल हो गया। अभी देखो आपका एक कितने और क्यूब को अटैच रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? तो आपका एक यूनिट सेल टोटल 8, एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल से अटैच्ड है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। देखो ये कॉर्नर वाले पार्टिकल हो गए आपके, जो देखो पूरा स्फीयर आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसका 1/8 पोर्शन ही है। ये देखो, बिकॉज कॉर्नर वाले पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पोर्शन ही आपको दिखेगा। और जो आपको फेस वाले पार्टिकल दिख रहे हैं ये सारे जो पर्पल कलर के हैं, वो क्या कर रहे हैं आपका और एक यूनिट सेल से अटैच्ड है। इट मीन्स व्हाट, आपका हाफ कंट्रीब्यूशन, ये वाला हाफ कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में, दूसरा हाफ कंट्रीब्यूशन सेकेंड यूनिट सेल में। तो हम क्या बोलेंगे, जो आपके फेस वाले पार्टिकल्स हैं वो 2 यूनिट सेल से शेयरिंग कर रहे हैं। तो उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ। आपके पास टोटल कितने फेस है, 6 फेस। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो ये तो हो गया आपका कॉर्नर का, ये हो गया फेस का हाफ कंट्रीब्यूशन, और टोटल कितने फेस है 6। सो 1/2 इंटू 6, सो कितना होगा 1/8 इंटू 8 1, 1/2 इंटू 6 3, आपका टोटल कितना हो गया 4। क्लियर एवरीवन? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। सो एज लेंथ, डेंसिटी और मोलार मास के बीच में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला मिलेगा, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमने यूनिट सेल का एज लेंथ कंसीडर किया है ए। तो आपका जो भी यूनिट सेल होता है उसका एज लेंथ कितना है ए। तो मुझे बताओ उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा यूनिट सेल का, वॉल्यूम विल बी ए क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। तो अगर एज लेंथ है ए तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब, तो वो हमने लिख दिया। सपोज दैट मास ऑफ वन पार्टिकल इज स्मॉल एम, आपके एक पार्टिकल का मास कितना है स्मॉल एम, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल। तो आपके एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल है। एक पार्टिकल का है एम मास, आपके पास कितने टोटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो कितना मास हो जाएगा, तो मास ऑफ यूनिट सेल विल बी एम इंटू एन। यस और नो, वन पार्टिकल एम नंबर, एम मास, एन नंबर ऑफ पार्टिकल एन इंटू एम। तो वो आपका एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अभी हम लिखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास कितना है m इंटू एन, तो m इंटू एन। वॉल्यूम यहाँ से कितना मिला a क्यूब, तो m इंटू एन अपॉन a क्यूब। अभी हम लिखेंगे मोलार मास का फॉर्मूला। सो मोलार मास को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल M से। मोलार मास क्या होता है, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आपका एक पार्टिकल का मास कितना था स्मॉल m। आपके पास पर मोल कितने पार्टिकल होते, पर मोल में कितने पार्टिकल होते, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। यस और नो, 1 मोल इक्वल्स टू हाउ मच पार्टिकल, इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और यही वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m इंटू एन ए। तो देयरफॉर कैपिटल M का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू एन ए। तो स्मॉल m का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन एन ए। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन एन ए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, तो ये वाला फॉर्मूला पुटअप किया। तो यहाँ पर आपका जो भी स्मॉल m का वैल्यू है वो यहाँ से हमने पुटअप कर दिया। तो स्मॉल m का वैल्यू क्या है, तो डेंसिटी a क्यूब अपॉन a, डेंसिटी a क्यूब अपॉन n इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुटअप करेंगे और अरेंज करेंगे, तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा, डेंसिटी इक्वल टू एन एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। सो एन क्या है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल, कैपिटल एम क्या है मोलार मास, ए क्यूब क्या है वॉल्यूम, एन ए क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट है आपका क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, थ्री डायमेंशन में आपके पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं कोई भी क्यूब फॉर्म करने के लिए। बट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से पहले हमें
वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल अरेंजमेंट पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर वही हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है द नंबर ऑफ पार्टिकल अटैच्ड टू वन पार्टिकल। तो आपका कोई भी एक अगर पार्टिकल है तो उसको कितने टोटल और पार्टिकल अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखो मेरा सेंटर में एक स्फीयर है, एक पार्टिकल है, तो ये स्फीयर को और कितने स्फीयर अटैच्ड है? ये और ये। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2। सो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अटैच्ड टू वन पार्टिकल। तो आपके एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक होता है आपका वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स। सो आपके पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड। क्लियर एवरीवन? तो ये दो सेंटेंस आपको मालूम होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर और वॉइड। अभी हम डिस्कस करते हैं आपका वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। सो वन डायमेंशन अरेंजमेंट मतलब क्या? यहाँ पर आपका जो भी पार्टिकल हम अरेंज करेंगे वो वन डायमेंशन में ही करेंगे, एक ही एक्सिस में अरेंज करेंगे। सो यहाँ पर देखो हमने हर एक पार्टिकल्स को वन बाय वन अरेंज किया है, सिर्फ आपका यही एक्सिस में पार्टिकल प्रेजेंट है। यस और नो? तो जब हम एक स्फीयर के बाद दूसरा स्फीयर ऐसे अरेंज कर रहे हैं, एक रो प्रिपेयर हो रहा है। यस और नो? और ये जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन अरेंजमेंट। यहाँ पर जो भी आपके पार्टिकल है उसको हमने स्फीयर से रिप्रेजेंट किया है। तो मुझे बताओ वन डायमेंशन अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। यस और नो? बिकॉज एक स्फीयर आपका 1 2 दो स्फीयर से अटैच्ड है। तो ये हो गया वेरी सिंपल वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशन। सो टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग में भी दो टाइप पॉसिबल है। एक है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो दोनों भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सो अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टू डायमेंशन में अरेंज कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? यहाँ पर हम दो एक्सिस लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने पार्टिकल्स को ऐसे भी अरेंज किया है एज वेल एज ऐसे भी अरेंज किया है। क्लियर एवरीवन? तो इसको हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशन पैकिंग। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे? टू डायमेंशन अरेंजमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो आपके जो भी वन डायमेंशन के रो थे, ये जो सारे आपके वन डायमेंशन के रो है, इसी को हम एक के ऊपर अरेंज करेंगे तो आपका टू डायमेंशन प्रिपेयर होगा। देखो यहाँ पर हमने वही किया है ना। ये देखो आपका ये एक वन डायमेंशन का रो, फिर आपका दूसरा वन डायमेंशन, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हमने हर एक वन डायमेंशन के जो रो थे वो वन अबाव अनदर अरेंज किया है। और जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? देखो अलाइन है। यहाँ पर भी सेम वे में अरेंज है आपके पार्टिकल्स और यहाँ पर भी देखो सेम वे में आपके पार्टिकल्स अरेंज है, एक के ऊपर एक सेम वे में अरेंजमेंट है। तो अगर मैं ये मेरी फर्स्ट लेयर को ए लेयर बोलूंगी तो हर एक लेयर सेम ही है, तो हम हर एक लेयर को क्या बोलेंगे? ए लेयर। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है एटम का वो टाइप ऑफ अरेंजमेंट कौन सा हो गया? ए टाइप अरेंजमेंट। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर आपका जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? ए टाइप अरेंजमेंट, बिकॉज हर एक रो कैसी है? एक दूसरे को सिमिलर है। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? आपका एक स्फीयर कितने स्फीयर को अटैच्ड है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला स्फीयर लिया, सो आपका ये स्फीयर देखो कितने स्फीयर को अटैच्ड है? सो 1 2 3 एंड 4। तो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 4। और जब ये जो चार आपके स्फीयर है उसका जब आप सेंटर से लाइन ज्वाइन करोगे तो आपका क्या प्रिपेयर हो रहा है? स्क्वायर प्रिपेयर हो रहा है। और इसीलिए ये टाइप के पैकिंग को हम क्या बोलते हैं?
स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर एवरीवन? तो जब आप वन डायमेंशन रो को वन अबव अनदर अरेंज करोगे और आपका ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 एंड द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर? नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये भी आपका 2 डायमेंशन अरेंजमेंट का ही एग्जांपल है। अभी यहाँ पर भी हमें 2D प्रिपेयर करना है, 2 डायमेंशन अरेंजमेंट करना है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 डायमेंशन की जो रो है उसी को एक के ऊपर एक अरेंज करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। आपकी जो ए रो थी उसका जो ये डिप्रेशन था, जो बीच में स्पेस प्रेजेंट है, वहां पर हमने देखो स्फीयर को अरेंज किया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक के ऊपर एक अरेंज कर रहे थे डिप्रेशन में। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो आपका जो ए लेयर का डिप्रेशन है उसमें एक लेयर, फिर बी लेयर के डिप्रेशन में सेकेंड लेयर। तो उससे होगा क्या, देखो तो क्या मेरा फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो सिमिलर है? नहीं। तो अगर मैं फर्स्ट रो को ए नेम देती हूँ तो सेकेंड रो को मैं ए नहीं बोल सकती, बिकॉज बोथ आर नॉट सिमिलर। तो अगर ये मेरा ए है तो ये बी हो गया। फिर अगर आप थर्ड लेयर देखोगे तो वो एग्जैक्टली सिमिलर है, देखो फर्स्ट लेयर को। तो ये ए है तो ये भी आपका ए, और आपकी ये लेयर इसको एग्जैक्टली सिमिलर है, तो ये हो गया आपका बी। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट आपको मिल रहा है वो कौन सा है, ए बी टाइप अरेंजमेंट। ए बी टाइप अरेंजमेंट। अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर सेंटर स्फीयर और कितने स्फीयर को अटैच्ड है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने स्फीयर एक ले लिया, अब देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। अब यहाँ पर हर एक के सेंटर से देखो मैंने लाइन ज्वाइन किया। सो लाइन ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर क्या प्रिपेयर हो रहा है, हेक्सागोनल। इसीलिए ये पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपका 3D अरेंजमेंट, 3D क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पर भी आपके 3 टाइप में हम देखने वाले। फर्स्ट हम देखेंगे स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर एंड प्लेसिंग थर्ड क्लोज लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तो इसका मतलब क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइप, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो आपकी जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर्स थी, जो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो ये टाइप का जो अरेंजमेंट है, ये वाली लेयर, ये लेयर को हम एक के ऊपर एक अरेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लेयर है हमने कौन सा लिया है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स। तो इसीलिए आपका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, तो हम स्टैकिंग करने वाले। स्टैकिंग का मतलब क्या, देखो कॉइन्स जब हम एक के ऊपर एक प्लेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैकिंग। तो सेम वे आपकी जो ये स्क्वायर क्लोज पैक की लेयर है वो हम एक के ऊपर एक स्टैक करने वाले हैं। क्लियर? एक वो एग्जांपल रहेगा। फिर यहाँ पर हम जो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है, ये वाला हेक्सागोनल पैकिंग था। अब ये लेयर्स को वन अबव अनदर अरेंज करेंगे। फिर थर्ड में हमने क्या बोला है, तो आपकी ये जो 2 हेक्सागोनल लेयर को हमने एक के ऊपर एक रखा था, अभी हम थर्ड और एक लेयर को यहाँ पर अरेंज करेंगे इसके ऊपर। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये वाला डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है आपका स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर। तो यहाँ पर जब हम अभी यहाँ पर हम 3D अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो आपका जो अगर मैं कोई भी एक सेंटर वाला या कोई भी एक स्फीयर लूंगी बीच में से, तो वो देखो ऐसे भी अरेंज रहेगा, ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा। तो यहाँ पर आपका अभी 3D अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर जब मैं वो स्क्वायर क्लोज लेयर को देखो वन आफ्टर अनदर अरेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या प्रिपेयर हो रहा है, जब मैं सेंटर्स को ज्वाइन करती हूँ तो एक यूनिट सेल प्रिपेयर हो रहा है। और ये कौन सा है, सिंपल यूनिट सेल, यस और नो। तो जब आप स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को वन आफ्टर अनदर अरेंज करोगे तो आपका क्या प्रिपेयर होगा, सिंपल यूनिट सेल। क्लियर एवरीवन? सो ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपका स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर।
सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो आपकी जो हेक्सागोनल लेयर है उसको वन आफ्टर अनदर अरेंज करेंगे। सो देखो, सो ये मेरी एक हेक्सागोनल लेयर है, देखो यही था ना ए बी टाइप, ये वाला सेम वहां पर भी देखो, मैं अभी जो आपको दिखा रही हूँ वो भी सेम ही है, ये ए लेयर बी लेयर ए बी ए। क्लियर एवरीवन? तो ये मेरी वन लेयर हो गई पूरा हेक्सागोनल क्लोज की। अब इसके ऊपर देखो मैंने एक पर्पल लेयर लिया है, मतलब सेकेंड लेयर अरेंज किया है इसके ऊपर। और कैसे अरेंज किया है, तो ये जो आपके वॉइड्स दिख रहे हैं ना, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड। तो ये जो एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहे हैं उसको कवर करने के लिए देखो हमने सेकेंड लेयर लिया है। तो जब मैं मेरी फर्स्ट लेयर पे या सेकेंड लेयर अरेंज करती हूँ, अभी यहाँ पर ये ऐसा है, आप ऐसे इमेजिन करो, ये मेरा फर्स्ट लेयर, उस पर मैंने सेकेंड लेयर अरेंज किया है, तो होगा क्या, तो आपका जब देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, एक आपको येलो कलर के स्फीयर दिख रहे हैं और आपको रेड कलर के स्फीयर दिख रहे हैं, और यहाँ पर मैंने ओ टी लिखा हुआ है। तो जब मैं मेरा फर्स्ट लेयर को सेकेंड लेयर पे अरेंज करती हूँ तो यहाँ पर दो टाइप ऑफ वॉइड क्रिएट होते हैं। वॉइड मतलब ये जो एम्प्टी स्पेस है वो, ये दिख रहा है आपको एम्प्टी स्पेस, तो वहां यहाँ पर आपके दो टाइप ऑफ वॉइड क्रिएट हो गए। कौन कौन से, तो यहाँ पर देखो टी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है, वहां पर आपके टोटल 4 स्पीयर प्रेजेंट होंगे। कैसे, वो देखो, तो यहाँ पर ये जो वॉइड है उसमें ये आपको एक दिख रहा है येलो स्पीयर 1 2 और 3, तो आपके ये फर्स्ट लेयर के स्पीयर थे और उसके ऊपर ये रेड स्पीयर है। तो यहाँ पर ये अगर मैं सेपरेटली ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये मेरे 3 हो गए सेम लेयर के, और उसके ऊपर जो मैंने सेकेंड लेयर प्लेस किया है ये उसका स्पीयर। तो आपका जो ये वॉइड क्रिएट हो रहा है बीच में स्पेस, उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, बिकॉज वो 4 स्पीयर को अटैच्ड है, और जो वॉइड क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। और एक टाइप का वॉइड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, देखो ऑक्टाहेड्रल, ये ओ दिख रहा है आपको, कैसे, तो ये आपका येलो स्पीयर 1 2 3, और ये येलो स्पीयर पे देखो रेड स्पीयर दिख रहे हैं आपको, 3 रेड स्पीयर। तो यहाँ पर आपका एक वॉइड में 3 नीचे के लेयर के स्पीयर और एक आपका सेकेंड लेयर का स्पीयर, 3 सेकेंड लेयर के स्पीयर और 3 आपके फर्स्ट लेयर के स्पीयर। तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा वो। यहाँ पर जो वॉइड क्रिएट होगा, जो ये आपको ब्लू स्पेस दिख रही है, उसको हम फिर क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर एवरीवन? तो जब आप एक लेयर को सेकेंड लेयर अरेंज करोगे हेक्सागोनल लेयर, तो आपके 2 टाइप के वॉइड क्रिएट हो गए, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे प्लेसिंग थर्ड लेयर ऑन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अभी यहाँ पर आपके पास 2 टाइप के वॉइड क्रिएट हुए थे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो थर्ड लेयर प्लेस करेंगे वो कैसे करेंगे, या तो हम वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए प्लेस करेंगे, या तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए थर्ड लेयर अरेंज करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पर एक हेक्सागोनल लेयर पे सेकेंड लेयर अरेंज किया, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके वॉइड क्रिएट हो रहे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए हम थर्ड लेयर अरेंज करेंगे, या तो फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए थर्ड लेयर अरेंज करेंगे। सो यहाँ पर आपके 2 पॉसिबिलिटी है। सो फर्स्ट हम कर रहे हैं आपके जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको कवर करने के लिए। सो जब हम वो थर्ड लेयर प्लेस करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए, तो वो जो थर्ड लेयर है, ये आपकी फर्स्ट, ये सेकेंड, जो थर्ड लेयर आपने प्लेस किया है वो आपको एग्जैक्ट सिमिलर मिलेगा फर्स्ट लेयर को। इसीलिए अगर मैंने फर्स्ट को बी दिया है, ए दिया है, तो आपका यह कैसा अरेंजमेंट हो गया, ए बी टाइप अरेंजमेंट, क्योंकि ये लेयर और ये लेयर देखो एग्जैक्टली सेम है, सेकेंड और फोर्थ लेयर एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट। यस और नो? यहाँ पर आपका एक स्पीयर और कितने स्पीयर को अटैच है वो देखो,
तो सेंटर की जो लेयर है उसमें 3, अबाव 6, बिलो 6। तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, टोटल 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपका ये वाला स्फीयर जो है 6, 6 और इसीलिए यहाँ पर आपका क्या बनेगा 12। ये आपका सेंटर स्फीयर इधर 6 और इधर भी 6, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 12। क्लियर एवरीवन। और यहाँ पर और एक बात, इससे प्रिपेयर क्या होगा, तो आपका ये लेयर के ये 6 एटम, ये सेकेंड लेयर के 3 एटम, आपके थर्ड लेयर के भी 6 एटम। तो देखो आपको कुछ हेक्सागोन टाइप दिख रहा है। सो यहाँ पर आपका क्या प्रिपेयर होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जब आप थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने के लिए प्लेस करोगे तो आपका HCP स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा और जो अरेंजमेंट होगा उसको हम बोलेंगे AB टाइप अरेंजमेंट। नेक्स्ट है आपका टू कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए जब हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे तो वो जो थर्ड लेयर है वो देखो ये ब्लू वाली, ना तो आपकी फर्स्ट लेयर को इक्वल है ना ही सेकेंड लेयर को इक्वल है, तो तीनों को भी हम डिफरेंट लेयर बोलेंगे और इसीलिए ये अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, ABC टाइप अरेंजमेंट। क्लियर एवरीवन। और यहाँ पर जो प्रिपेयर होगा वो क्या प्रिपेयर होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर देखो ये आपकी बी लेयर, ए लेयर में 3 पार्टिकल ऐसे हैं और आपकी सी लेयर के 3 पार्टिकल ऐसे हैं, तो ये दोनों भी लेयर देखो सिमिलर नहीं है। और यहाँ पर आपका ये वाला पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल देखो दोनों भी सेम है, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर तीनों भी देखो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रिपेयर होगा कौन सा यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आपका पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, सो पैकिंग एफिशिएंसी इज फ्रैक्शन और अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। तो आपका जो भी यूनिट सेल है, जो भी आपका क्यूब है, वो यूनिट सेल में पार्टिकल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम। आपका जो भी यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो, और ये क्या है आपका जो पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है वो, तो इससे आपको क्या मिलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर अपन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगा वो हम उसके लिए एक डेरिवेशन देखने वाले। और जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी है वो रिड्यूस सिलेबस में, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर देखो डायग्राम दिया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ही है। देखो यहाँ पर आपका ये यूनिट सेल हो गया और ये जो पार्टिकल्स है वो देखो आपको कैसे दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट है। यस और नो, ये सारे पार्टिकल्स देखो कॉर्नर के ही पार्टिकल्स हैं। तो ये आपका कौन सा यूनिट सेल हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यस और नो। नेक्स्ट ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एज लेंथ। यस और नो, हमने डिस्कस किया था पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल में। तो ये क्या है, आपके एज लेंथ है कंप्लीट, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। तो ए क्या है आपका एज लेंथ, और एक है आपका रेडियस। रेडियस क्या है, तो ये जो सेंटर है आपका सर्कल का, सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर रेडियस। सेम यहाँ पर भी ये सेंटर, ये आपका अगर स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें ये सेंटर रहेगा, तो ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो ये आपका क्या है, रेडियस है। क्लियर एवरीवन। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, रेडियस क्या रहेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस। सो फर्स्ट स्टेप इज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर हमें डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, तो ये जो है पूरा इसको हम क्या बोलते हैं, एज लेंथ, जिसका वैल्यू है a। तो a इक्वल्स टू, ये जो है वो आपका a है, ये क्या है आपका r, ये भी क्या है r। तो a क्या हो जाएगा, r प्लस r, दैट इज a इक्वल टू 2r। ये लिख सकते हैं हम फ्रॉम डायग्राम a इक्वल टू 2r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, a अपॉन 2। यस और नो, तो हमें r का वैल्यू मिल गया a बाई 2। अभी हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करेंगे।
अभी यहाँ पर हमने पार्टिकल को क्या कंसिडर किया है, स्फीयर, तो पहले हम क्या करेंगे, एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहेगा वो फाइंड आउट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हमें आर का वैल्यू मिल गया, आर का वैल्यू क्या है a/2, तो आर क्यूब की जगह पर हम क्या लिखेंगे a/2 का क्यूब, बाकी सब एज इट इज 4/3 पाई एज इट इज, आर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया a/2 का क्यूब, यस और नो। अब क्यूब क्या होगा देखो, तो 4/3 पाई a का क्यूब दैट इज a क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी पाई a क्यूब अपॉन 6। तो ये हमें मिल गया एक स्फीयर का वॉल्यूम पाई a क्यूब अपॉन 6। अभी यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं। तो हम लोग ने प्रीवियस एग्जाम्पल में ही देखा था जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के लिए, तो वहां पर हमने देखा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 1, यस और नो। देखो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और 8 कॉर्नर्स था, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना मिलता था 1। तो यहाँ पर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो आपके पार्टिकल्स कितने रहेंगे 1, और जो ये आपको वैल्यू मिली है वो भी किसका मिला है आपको 1 स्फीयर का, इट मीन्स 1 पार्टिकल का। तो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है ओनली 1, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, यस और नो, बिकॉज ये वैल्यू किसका था 1 पार्टिकल का वॉल्यूम वैल्यूज था, और हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक ही पार्टिकल, तो आपका ये वैल्यू एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, सो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमें यहाँ से देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल मिल गया, पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे पाई a क्यूब अपॉन 6, तो ये हो गया पाई a क्यूब अपॉन 6। यहाँ पर क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आपका यूनिट सेल है कौन सा शेप है क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला साइड का क्यूब, और यहाँ पर आपके जो साइड है उसकी वैल्यू क्या है a, तो आपका यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगा a क्यूब, तो आपका जो यूनिट सेल है टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा उसका a क्यूब, तो हम अपॉन में क्या लेंगे a क्यूब लेंगे, सो पाई a क्यूब अपॉन 6, ये हो गया आपका पार्टिकल का वॉल्यूम, अपॉन में रहेगा a क्यूब विच इज योर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी यहाँ पर अभी a क्यूब डिवाइड बचेगा क्या पाई अपॉन 6, ये अपॉन में चला जाएगा इनटू यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे विच इज 3.14 इंटू 100 अपॉन में रहेगा 6। तो जब हम ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 52.36%। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 52.36%। क्लियर एवरीवन। तो आउट ऑफ 100% पार्टिकल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है यूनिट सेल का 52.36%। तो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे वॉइड कैलकुलेट करेंगे। तो वॉइड क्या होता है एम्प्टी स्पेस, तो ये जो आपके पार्टिकल्स के बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस है दैट इज योर वॉइड। तो आपका पार्टिकल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है 52.36%। आपके पास टोटल कितने परसेंट है 100%, सो 100 में से हम ये वैल्यू माइनस कर देंगे, सो 100 माइनस 52.36 हमें क्या मिल जाएगा 47.64%। तो आपका यूनिट सेल में 52.36% स्पेस पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया रहेगा और आपका एम्प्टी स्पेस कितना रहेगा 47.64%। तो ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर BCC दैट इज योर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर देखो डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास देखो पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर्स पे तो है एज वेल एज ये रेड पार्टिकल दिख रहा है जो सेंटर में भी है, यही होता है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर। तो हमने वही डायग्राम लिया है। अब यहाँ पर भी हम फर्स्ट स्टेप सेम करेंगे, क्या करेंगे रेडियस फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे पार्टिकल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे,
फिर टोटल पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो करेंगे, और फिर पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पर भी हम सेम स्टेप ही करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम करेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड आउट। तो अभी यहाँ पर देखो आपका ये क्या रहेगा, पूरा एज लेंथ, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, आर। ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, आर। यस और नो। फिर यहाँ पर हमने देखो 2 लाइन ड्रॉ किया है, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है, और ए और डी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है, और यहाँ पर हमने बी सी दैट इज पॉइंट का नेम दे दिया, ए बी सी डी। और यहाँ पर जो ये एज लेंथ है उसका वैल्यू क्या है, ए। और ये जो ए बी लाइन हमने ड्रॉ किया है उसका वैल्यू क्या है, बी। और जो हमने ए और डी पॉइंट को ज्वाइन किया है उसको हमने सपोज कर दिया है सी। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू ऐसे ही पुट डाउन किया है। अभी हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। सो यहाँ पर देखो आपका ट्रायंगल ए बी सी किधर है। सो ये रहेगा आपका ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें आपका ये जो सी है वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस 90 डिग्री थ्योरम। तो यहाँ पर देखो आपका एंगल सी इज 90 डिग्री, तो उसका अपोजिट साइड विल बी हाइपोटेनियस। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यस और नो। अभी आपका ए बी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, बी सी दैट इज योर एज लेंथ विच इज ए स्क्वायर। ए सी भी क्या है, एज लेंथ, उसका भी वैल्यू क्या रहेगा, ए। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। यस और नो। अभी हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी। ये तो हमने ए बी सी लिया, नेक्स्ट अभी हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। सो नेक्स्ट इज ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला, जिसमें ये जो आपका बी है वो 90 डिग्री रहेगा। तो आप यहाँ पर भी पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो आपका ये ए डी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो आपका क्या बनेगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए डी को हमने क्या सपोज किया है, सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। बी डी इज योर एज लेंथ, तो ए का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू देखो, जब हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया था वहां से हमें मिला था, क्या मिला था, बी स्क्वायर का वैल्यू 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी क्या है, बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गया, क्या था, 2a स्क्वायर। जब हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया था वहाँ से हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गया था। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर। तो हमें सी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, 3a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो सी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो अभी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम स्क्वायर को यहाँ पर लेके जाएंगे, आपका ये वैल्यू स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा c इक्वल टू √3 इंटू ए। तो c इक्वल टू √3 इंटू ए। क्लियर एवरीवन। तो ये हमें मिल गया। और एक बात, यहाँ पर अभी हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आपका जो ये ए डी है विच इज योर सी, हमने इसको क्या सपोज किया है, सी। तो यहाँ पर देखो कितने रेडियस है, तो एक ये वाला रेडियस, फिर यहाँ से ये वाला रेडियस, और जो आपका ये सेंटर वाला स्फीयर है ये एक रेडियस और उसका ये एक रेडियस। तो ये जो सेंटर वाला स्फीयर है उसका हम 2r बोलेंगे, ये एक r, ये एक r। तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4r। यस और नो, ये 1 2, और आपका जो सेंटर वाला स्फीयर है उसका वैल्यू है 2r। तो 2r प्लस r विच इज 4r। तो हमें AD का वैल्यू क्या मिलेगा, 4r। AD मतलब क्या, C। तो C इक्वल्स टू 4r। तो यहाँ पर हमें डायग्राम से क्या मिल रहा है, C इक्वल्स टू 4r। ये भी आपका C का वैल्यू है, ये भी C का वैल्यू है, दोनों को इक्वेट करेंगे। सो क्या मिलेगा, √3a इक्वल्स टू 4r। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू क्या मिलेगा, 4r अपॉन √3। यस और नो, ये यहाँ पर चले जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वैल्यू मिलेगा 4r अपॉन √3। तो अभी हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr क्यूब। स्फीयर है तो हमें अभी मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr
क्यूब। तो यहाँ पर से हमें रेडियस का वैल्यू चाहिए, तो रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3a/4। 4 को यहाँ लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमें r का वैल्यू मिल जाएगा। तो √3a/4 ये हमें क्या मिल गया, r का वैल्यू। तो यहाँ पर देखो √3a/4 मैंने r का वैल्यू पुटअप कर दिया। अभी सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई √3a³ अपॉन 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। तो ये हो जाएगा आपका 16 4 जा, यस और नो। अभी √3 का क्यूब, √3 का क्यूब क्या होता है, 3√3, यस और नो। सो आपका वैल्यू मिलेगा पाई, √3 का क्यूब क्या होता है, 3√3 इंटू a³ अपॉन में क्या है, 3 इंटू 16। तो 3 कैंसिल, बचेगा क्या, पाई इंटू √3a³ अपॉन 16, यस और नो। तो यहाँ पर देखो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, सो 4/3 पाई r a³ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलता है पाई √3 इंटू a अपॉन 16। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा √3 पाई a³ अपॉन 16। तो ये तो हमें मिल गया 1 स्फीयर का वॉल्यूम। अभी यहाँ पर अपने पास क्या है, बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, टोटल 2, बिकॉज कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 प्लस जो आपका सेंटर स्फीयर है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रहेंगे, 2। तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 6। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, √3 पाई a³ अपॉन 8। तो ये मिल गया हमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, a³, यस और नो, बिकॉज यहाँ पर आपका यूनिट सेल कैसा है, क्यूब। और क्यूब मतलब क्या, a³। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a³, साइड का क्यूब। और यहाँ पर हमने साइड मतलब एज लेंथ, एज लेंथ क्या है आपके पास, a। तो साइड का क्यूब मतलब एज लेंथ का क्यूब, एज लेंथ है a, तो a का क्यूब, यस और नो। तो अभी आपका ये फॉर्मूला, तो आपका वॉल्यूम क्या मिला था, देखो पार्टिकल का √3 पाई a³ अपॉन 8। सो √3 पाई a³ बाई 8 इंटू टोटल वॉल्यूम क्या होता है यूनिट सेल का, a³। तो आपका a³ कैंसिल, बचेगा क्या, √3 पाई इंटू 8 इंटू 100। एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है तो 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैल्यू को। तो यहाँ पर जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 68%। मतलब कि आपके पार्टिकल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, 68%। अभी यहाँ पर हम वॉइड फाइंड आउट करेंगे, वॉइड ने कितना स्पेस लिया रहेगा, तो 100 में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 32। तो आपका वॉइड ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, 32%। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफेक्ट, ये हमें मालूम होना चाहिए, यस और नो। तो जब भी आपका कोई भी क्रिस्टल फॉर्म होता है, वो क्रिस्टल फॉर्म होने के टाइम पे जो प्रोसेस हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे जो भी आपका डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, वो डिफेक्ट क्यों होता है, तो फॉर एग्जांपल आपका क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस हो रही है उसका रेट हमने इंक्रीज कर दिया, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने की वजह से आपका क्रिस्टल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट क्रिएट होता है, इरेगुलरिटी हमें दिखेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट। तो जो आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन के टाइम पे जो आपका इरेगुलरिटी आपको दिखेगा, दैट इज योर क्रिस्टल डिफेक्ट। अभी क्रिस्टल डिफेक्ट के भी डिफरेंट टाइप है, लाइक पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। बट यहाँ पर आप 12th में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही स्टडी करने वाले हो। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है कि आपका जो भी क्रिस्टल रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये क्रिस्टल में ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो कोई भी एक पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिलेगा, दैट इज योर पॉइंट डिफेक्ट। तो आपका पूरा क्रिस्टल में कोई भी एक जगह पर, कोई भी एक पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी शो होगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट।
अभी पॉइंट डिफेक्ट के भी डिफरेंट टाइप है। यहाँ पर हम 3 टाइप स्टडी करने वाले हैं, स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या, तो आपका जो भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन रहेगा will does not change। इसका मतलब क्या है, आपका जो भी केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, उसका फॉर्मूला है NaCl, वो कंपाउंड का फॉर्मूला है। तो NaCl से हमें क्या पता चल रहा है, सोडियम और क्लोरीन दोनों सेम है, मतलब 1:1 का रेशियो है, यस और नो। तो ऐसे डिफेक्ट जहां पर ये रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा, वैसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इट मीन्स व्हाट, जो भी आपका केमिकल कंपोजिशन है कंपाउंड में वो चेंज नहीं होगा। और हम क्या बोल सकते हैं, एक तो ऐसे बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं जितने आपके नंबर ऑफ कटायन रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ अनायन प्रेजेंट रहेंगे। मतलब क्या, रेशियो ऑफ कटायन टू द नंबर ऑफ अनायन विल बी द सेम। तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा कटायन और अनायन का, वैसे टाइप के डिफेक्ट में हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर एवरीवन। तो आपके जितने कटायन रहेंगे उतने ही अनायन रहेंगे क्रिस्टल में, वैसे टाइप के जो डिफेक्ट क्रिएट हो गए दैट इज योर स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो नेम से ही समझ में आ रहा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब क्या, ऐसा डिफेक्ट जहां पर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगा। तो आपका जो भी क्रिस्टल रहेगा उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहेगा। अब ये इम्प्योरिटी क्या होता है वो जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे वहां पर देखेंगे, वैसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अभी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या, स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आपका जो भी कटायन और अनायन का रेशियो सेम रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब डिफरेंट रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो आपका जो रेशियो रहेगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कटायन टू द अनायन विल बी चेंज। तो वैसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जो भी आपका केमिकल फॉर्मूला रहेगा ना उसमें जो भी आयन्स थे, फॉर एग्जांपल NaCl था, वो NaCl में जो सोडियम और क्लोरीन का कंपोजिशन था, रेशियो था, वो चेंज हो जाएगा। वैसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सो तीनों के हम एग्जांपल यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपका, हम स्टाइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट स्टडी करेंगे, उसमें टोटल 4 टाइप के डिफेक्ट है। फर्स्ट है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। अभी वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है, तो जब आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगी और आपका जब क्रिस्टल फॉर्म होता है तो कोई पॉइंट से, कोई लेटाइज पॉइंट से आपके पार्टिकल मिसिंग रहेंगे, पार्टिकल आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटाइज पॉइंट। तो उसके पॉइंट से आपके पार्टिकल क्या रहेंगे, मिसिंग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ये देखो परफेक्ट क्रिस्टल है, हर एक पार्टिकल खुद के पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल हो गया। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ का एक पार्टिकल मिसिंग है, यस और नो, यहाँ का पार्टिकल देखो मिसिंग है। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है क्या, नहीं। तो वैसे टाइप का डिफेक्ट जहाँ पर आपके कोई भी पॉइंट से पार्टिकल मिसिंग होते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या क्रिएट हो गया, वैकेंसी। तो जब अपना रेगुलर पोजीशन में से आपके पार्टिकल मिसिंग हो जाएंगे तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट होगा, और वैसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। इजी, जो भी पार्टिकल अपने रेगुलर पोजीशन से मिसिंग रहेंगे और वहां पर वैकेंसी क्रिएट करेंगे, इसीलिए ये टाइप के डिफेक्ट को हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ही एग्जांपल, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम। तो आपके जो ये एटम या पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है ना, तो ये एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर एवरीवन। सो इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब क्या है, जो आपकी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है पार्टिकल्स के बीच में,
दैट इज योर इंटरस्टिशियल स्पेस। अब यहाँ पर देखो वर्ड क्या है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी इसमें होगा क्या, यहाँ पर दो वे से डिफेक्ट पॉसिबल है, हम दोनों भी वे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वे हम देखते हैं जिससे आपका सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जनरेट होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल है, यस और नो, देखो पार्टिकल है रेगुलर पोजीशन पे एज इट इज प्रेजेंट है, बट यहाँ पर होगा क्या, तो आपका कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल, ये जो भी पार्टिकल है सेम टाइप का पार्टिकल ही रहेगा, वो एक्स्ट्रा पार्टिकल ये जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर प्रेजेंट होगा। देखो ये आपको ऑरेंज कलर का पार्टिकल दिख रहा है, तो ये वो कहाँ पर प्रेजेंट है, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, इसीलिए वैसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वो पार्टिकल जो है वो कौन सा रहेगा, तो आपका जो भी आपका क्रिस्टल जो पार्टिकल से बना हुआ है सेम टाइप का पार्टिकल ही रहेगा, और वो क्या करेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाएगा। वैसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो जितने होने चाहिए थे उससे ज्यादा है, यस और नो, जो भी आपका परफेक्ट क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए पार्टिकल्स चाहिए थे उतने तो है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके क्रिस्टल का मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यस और नो, मास बढ़ रहा है ना, क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, जितने होने चाहिए थे उससे ज्यादा पार्टिकल है, मतलब मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, यस और नो, तो आपका क्रिस्टल का मास इंक्रीज होगा। अभी वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, यही वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो रहा है, सो वॉल्यूम अनचेंज्ड। तो मुझे बताओ डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी आपका वॉल्यूम तो अनचेंज्ड है, मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी एंड मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो आपका डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जब आपका एक्स्ट्रा एटम या एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड में प्रेजेंट होगा तो मास इंक्रीज होता है, और इसीलिए आपका डेंसिटी भी क्रिस्टल का इंक्रीज होगा। ये एक टाइप हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड वे, जहां पर भी आपका सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही हम पढ़ने वाले। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो आपका रेगुलर पोजीशन पे तो पार्टिकल है, बट यहाँ से देखो मिसिंग है, तो ये जो रेगुलर पोजीशन थी पार्टिकल की वहां से एक पार्टिकल मिसिंग है, और वही पार्टिकल देखो इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट है। मतलब क्या, जो ये एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट था वहां पर आके बैठ गया। इट मीन्स व्हाट, आपका पार्टिकल खुद का पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ रहा है। यहाँ पर यही हो रहा है ना। इट मीन्स व्हाट, उसने जो खुद का साइड था, खुद का जो पॉइंट था वहां पर क्या क्रिएट किया, वैकेंसी क्रिएट किया, यस और नो, और इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ गया। मतलब वो कौन सा हो गया, सेल्फ इंटरस्टिशियल। तो ये वाला जो आप स्टडी कर रहे हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट का प्लस सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यस और नो। बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल जब अपना स्पेस से जा रहा है, अपने पॉइंट से जब जा रहा है तो खुद के पॉइंट पे वो वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, और जहां पर जा रहा है मतलब वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है। तो ये जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी यहाँ पर मुझे बताओ क्या आपके पार्टिकल बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका पार्टिकल इंक्रीज हो रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर क्या नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं क्या, नहीं। क्या हो रहा है, सिर्फ पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल एज इट इज है। तो आपका मास अनचेंज्ड, मास चेंज नहीं होगा। फिर आपका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, तो आपका डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर एवरीवन। तो ये दोनों था आपका सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे स्कॉट की डिफेक्ट। ये भी आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ही एग्जांपल है। सो यहाँ पर अभी देखो क्या हो रहा है। सो आपके पास यहाँ पर दिख रहा है कटायन, और ये मोस्टली आपको आयोनिक कंपाउंड में शो होगा। स्कॉट की डिफेक्ट आपको आयोनिक कंपाउंड में दिखेगा। आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या, वो किससे बना हुआ रहेगा, आयन। कौन से आयन, कटायन एंड अनायन। तो यहाँ पर देखो मेरे पास A+ और B- आयन प्रेजेंट है, दिख रहा है सबको। जो पिंक है वो मेरे कटायन है और जो येलो है वो मेरे अनायन है। तो उसका अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। बट आप देखोगे कोई कोई पॉइंट आपके कोई कोई जगह से, कोई कोई स्पेस से आपके
कटायन मिसिंग है। एक तो यहाँ से आपका अनायन और यहाँ से आपका कटायन मिसिंग है। तो यहाँ पर भी देखो आपका अनायन मिसिंग है। तो यहाँ पर होगा क्या, तो जितने आपके कटायन मिस होंगे उतने ही नंबर ऑफ अनायन भी आपके क्रिस्टल से मिसिंग होंगे। क्यों? बिकॉज आपका क्रिस्टल का इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, आपका क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। अब कैसे न्यूट्रल होगा देखो, तो यहां से मेरा एक B- आयन गायब है, ठीक है, और यहां से मेरा A+ एक गायब है, और यहां से मेरा B- गायब है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से B- आयन गायब है, यहाँ से B- आयन, मतलब मेरे पास 2 अनायन गायब है। 2 अनायन मेरे क्रिस्टल से और रिमूव हो गए, मतलब वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो अभी अगर 2 अनायन मिसिंग है तो आपका क्रिस्टल में कटायन चार्ज बढ़ गया। पहले सेम थे, जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे। अब क्या हुआ, अगर 2 अनायन मिसिंग है इट मीन्स व्हाट, आपके 2 नेगेटिव चार्ज मिसिंग है, तो आपका क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो आपका क्रिस्टल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए। तो अगर आपके 2 अनायन मिस हो गए तो उसके साथ साथ 2 कटायन भी आपके क्रिस्टल से रिमूव हो गए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से और यहाँ से आपके नेगेटिव चार्ज अगर रिमूव हो रहे हैं तो यहाँ से और यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज भी रिमूव हो गए। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, जितने नंबर ऑफ कटायन आपके क्रिस्टल से मिस हो गए उतने ही नंबर ऑफ अनायन भी आपके डिफेक्ट आपके क्रिस्टल से मिसिंग होने वाले हैं, ताकि आपका इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो इसको हम बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। यहाँ पर देखो उसके कंडीशन दिए हैं। सो इट इज फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड। कंडीशन क्या है, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, मतलब वो कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन शुड बी हायर, कोऑर्डिनेशन नंबर अनायन का ज्यादा होना चाहिए। एज वेल एज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, तो आपका जो कटायन एंड अनायन है उसके साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगा तो ही हमें वहां पर स्कॉटकी डिफेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, तो ये भी आपको मोस्टली आयोनिक कंपाउंड में ही शो होगा। तो यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ से पॉजिटिव आयन गायब है, मिसिंग है अपनी स्पेस से, और वो कहाँ जाके बैठ गया है, इंटरस्टिशियल साइट में। यहाँ पर भी देखो आपका पॉजिटिव आयन मिसिंग है और वो कहाँ जाके बैठ गया है, इंटरस्टिशियल साइट में। तो यहाँ पर होगा क्या, तो आपका जो कटायन होता है वो अनायन से स्मॉल साइज में होता है, और इसकी वजह से आपके जो कटायन है वो खुद का पॉइंट में से मिसिंग होके वो कहाँ पर चले जा रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट में चले जा रहे हैं। ये सिमिलर है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह ही। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो खुद के पोजीशन पे वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, वैकेंसी, और कहाँ पर जा रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट में। यस और नो? तो वैसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, आपकी कटायन जो है वो रेगुलर पॉइंट से मिसिंग रहेंगे और वो इंटरस्टिशियल साइट पे जाके प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर खुद के पोजीशन पे वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, यस और नो, और इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ रहे। तो ये भी क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर? यहाँ पर भी देखो कंडीशन क्या दिया है, सो इट अकर्स इन आयोनिक कंपाउंड विथ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। तो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट कब शो होगा, जब आपके कटायन और अनायन के साइज में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। कटायन स्मॉल होना चाहिए, अनायन लार्ज होना चाहिए। एंड द आयन ऑफ आयोनिक कंपाउंड मस्ट बी हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया आपके सारे स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के एग्जाम्पल। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सो नेक्स्ट इज योर इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में फर्स्ट टाइप है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अभी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट मीन्स व्हाट, सो फॉर एग्जांपल आपका ये कोई एक क्रिस्टल है, ठीक है, तो आपका क्रिस्टल जो है वो सपोज कॉपर का क्रिस्टल,
इट मीन्स वो आपके क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट रहेंगे, कॉपर के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये मेरे कॉपर के पार्टिकल हो गए। अब यहाँ पर एक जो है वो कोई अलग पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर जो हर एक पॉइंट पे मेरे कॉपर पार्टिकल प्रेजेंट है, और जो आपका क्रिस्टल जिससे बना होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट पार्टिकल। आपका क्रिस्टल किससे बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, तो आपका कॉपर क्या हो गया, होस्ट एटम या होस्ट पार्टिकल। अब यहाँ पर जो आपका रेड कलर है वो तो आपके क्रिस्टल से नहीं है, आपका क्रिस्टल का वो पार्टिकल नहीं है, आपका क्रिस्टल तो कॉपर से बना हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल जिसकी जरूरत नहीं थी वो क्या कर रहा है, तो आपके कॉपर की जगह पर आके बैठ रहा है। यहाँ पर कौन होना चाहिए था, कॉपर पार्टिकल होना चाहिए था, बट उसकी जगह पर आके कौन बैठ रहा है, कोई दूसरा एटम। तो ये जो दूसरा एटम है उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर एटम, या हम इसको बोलते हैं फॉरेन एटम। तो आपका ये पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन एटम। तो ये फॉरेन एटम क्या है, तो आपके होस्ट एटम की जगह पर जो दूसरे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका कॉपर पार्टिकल होना चाहिए था बट वो नहीं है, उसकी जगह पर कोई और एटम है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब समझते हो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना। तो कॉपर की जगह पर कोई और आके सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो वैसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्लियर। इम्प्यूरिटी मतलब क्या, आपका जो भी क्रिस्टल जो भी होस्ट एटम से बना हुआ है उसके अलावा जो भी आपके फॉरेन एटम रहेंगे उसको हम बोलेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पर जो आपका इम्प्योर एटम है, मतलब जो आपका फॉरेन एटम है, वो कहाँ पर है, तो आपके होस्ट पार्टिकल की जगह पर, मतलब वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अभी यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल है आपका अलॉय ऑफ ब्रास। अलॉय मतलब क्या, जब आपके मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है, अलॉय। तो यहाँ पर हमने लिया है ब्रास। ब्रास किसका कॉम्बिनेशन है, कॉपर एंड जिंक मेटल का, यस और नो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो आपका जो क्रिस्टल है वो कॉपर पार्टिकल से बना हुआ है, जो आपको ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो कौन से हैं, कॉपर पार्टिकल। इट मीन्स व्हाट, आपका होस्ट एटम यहाँ पर कौन है, कॉपर। सो होस्ट एटम इज योर कॉपर, बट एक कॉपर की जगह पर देखो कौन प्रेजेंट है, जिंक। तो ये जिंक क्या हो गया, आपका फॉरेन एटम, और ये किसकी जगह पर प्रेजेंट है, आपके होस्ट एटम की जगह पर। इसीलिए ये टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्लियर एवरीवन। फॉरेन एटम आपके होस्ट एटम की जगह पर प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट है आपका वैकेंसी थ्रू एल्वियोवेलेंट इम्प्यूरिटी। अब ये एल्वियोवेलेंट इम्प्यूरिटी का मतलब क्या है वो समझते हैं। एल्वियोवेलेंट इम्प्यूरिटी का मतलब होता है ऐसी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। तो आपका क्रिस्टल में जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उससे आपका इम्प्यूरिटी का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट रहेगा। अब कैसे वो देखो, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है NaCl क्रिस्टल। तो यहाँ पर आपका क्रिस्टल किससे बना हुआ रहेगा, Na+ और Cl- आयन से। तो यहाँ पर देखो आपके पास Na+ और Cl- आयन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं एज अ इम्प्यूरिटी। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ, क्लोरीन का होता है -1। कितने क्लोरीन है, 2, तो -2 हो गया। तो स्ट्रोंशियम का कितना रहेगा, +2। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आयन ऐड कर रहे, स्ट्रोंशियम +2 आयन ऐड कर रहे। अब आपके क्रिस्टल में जो सोडियम आयन है उसका चार्ज कौन सा है, +1, और जो हम आयन ऐड कर रहे हैं स्ट्रोंशियम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो यहाँ पर जो हम इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है जो आपके आयन्स प्रेजेंट है क्रिस्टल में, यस और नो। अब यहाँ पर होगा क्या, तो जब आप एक स्ट्रोंशियम प्लस आयन को ऐड करोगे आपके क्रिस्टल में, एक स्ट्रोंशियम प्लस आयन मतलब आपने 2+ आयन ऐड किया, 2+ मतलब आपके क्रिस्टल का 2+ चार्ज इंक्रीज हो गया, यस और नो। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी हमें मेंटेन करना है।
आपके क्रिस्टल का इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी का मतलब क्या, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बट अब यहाँ पर हुआ क्या, जब हमने स्ट्रोंशियम प्लस आयन को ऐड किया मतलब आपका 2+ चार्ज इंक्रीज हो गया, यस और नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपका एक स्ट्रोंशियम जब ऐड होगा तो वो क्या करेगा, 2 सोडियम आयन को रिमूव करेगा, बिकॉज एक सोडियम पे +1 चार्ज है, तो एक ही चार्ज रिमूव होगा। तो वैसे तो भी आपका इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा क्या, नहीं होगा। तो हमें कितने सोडियम रिमूव करने पड़ेंगे, 2 सोडियम रिमूव करने पड़ेंगे जब आप एक स्ट्रोंशियम 2+ को ऐड करोगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, जब मैंने एक स्ट्रोंशियम 2+ ऐड किया है तो उसने एक सोडियम की जगह ले ली और एक सोडियम की जगह पर वैकेंसी क्रिएट होगा। क्लियर। तो 2 सोडियम प्लस आयन रिमूव हो गए, एक सोडियम प्लस की जगह पर स्ट्रोंशियम 2+ आयन और एक जगह पर वैकेंसी क्रिएट होगा। तो इसको हम बोलते हैं वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इम्प्यूरिटी। नेक्स्ट है आपका इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो यहाँ पर भी देखो वर्ड क्या है, इंटरस्टिशियल, मतलब क्या, आपका जो फॉरेन एटम रहेगा वो कहां पर प्रेजेंट रहेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस पे। कहां पर, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब क्या, आपके जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है और उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका आयरन से ये रेड पार्टिकल जो है वो आयरन के पार्टिकल है और उसमें जो एम्प्टी स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस में देखो आपको ब्लैक कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं और ये ब्लैक कलर के पार्टिकल किसके हैं, कार्बन के। तो यहाँ पर जो ये इम्प्यूरिटी है, फॉरेन एटम है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल पोजीशन में प्रेजेंट है। इसलिए ये टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्लियर, इजी। नेक्स्ट है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी हम स्टडी करने वाले नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपका कटायन और अनायन का नंबर्स चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा। अब यहाँ पर हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी देखो नेम से ही समझ में आ रहा है, डेफिशिएंसी मतलब क्या, यहाँ पर आपका जो कटायन मतलब मेटल जो है वो डेफिशिएंट हो गए, मतलब कम होने वाले हैं। अब कैसे वो देखो, तो ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है वो किस में पॉसिबल है, तो ऐसे कंपाउंड में जिसमें ऐसा मेटल प्रेजेंट है जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आपके क्रिस्टल में कोई ऐसा मेटल है जिसका डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमने लिया है निकल ऑक्साइड क्रिस्टल। ठीक है, निकल ऑक्साइड क्रिस्टल मतलब क्या, आपके पास कौन कौन से आयन है, एक तो रहेगा निकल 2+ और एक रहेगा आपका O2-। तो यहाँ पर देखो आपका जो क्रिस्टल है पर्पल कलर मतलब निकल 2+ है, ग्रीन कलर वाले जो है वो आपके O2- आयन है प्रेजेंट है। अब यहाँ पर होगा क्या, तो आपका जो निकल है वो निकल 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपका कोई निकल 3+ आयन जब आपके क्रिस्टल में ऐड होगा तो उससे होगा क्या, आपका क्रिस्टल में तो निकल 2+ आयन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 1 निकल 3+ आयन ऐड किया तो आपका चार्ज तो बढ़ जाएगा, यस और नो। जब हम एक निकल 3+ आयन ऐड करेंगे तो आपके कॉम्प्लेक्स का, आपके क्रिस्टल का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमें इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करना है। तो अब होगा क्या, तो हम जब 2 निकल 3+ आयन ऐड करेंगे मतलब हमने 6+ चार्ज क्रिस्टल का इंक्रीज कर दिया है, एक में 3+, दूसरे का भी 3+, तो हमने टोटल 6+ आयन ऐड कर दिए ना, मतलब आपका 6 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उतना रिमूव भी करना पड़ेगा। तो आपका एक क्रिस्टल में निकल के ऊपर 2+ चार्ज है, हमने कितना ऐड किया, 6+ ऐड किया, तो हम कितना Ni2+ आयन को रिमूव करेंगे, 3 Ni2+ आयन को रिमूव करेंगे ना, बिकॉज एक निकल पे 2+ चार्ज है, हमें 6+ चार्ज रिमूव करना है, तो हमें 3 निकल 2+ रिमूव करने पड़ेंगे। तो जब आप 2 निकल 3+ आयन ऐड करोगे तो आपको 3
Na2+ आयन को रिमूव करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक निकल 3+ आयन प्रेजेंट है और एक यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, एक इधर का निकल 2+ आयन मिसिंग है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो आपके दो निकल 2+ की जगह पर निकल 3+ आयन प्रेजेंट है और यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, जो कटायन था मतलब मेटल जो थे वो कम हो गए, चार्ज मेंटेन हुआ, बट कटायन जो आपके मेटल थे वो तो कम हो गए ना, उसका रेशियो कम हो गया, चार्ज तो मेंटेन हो रहा है बिकॉज हमने 3+ आयन ऐड किया है। तो आपका जो निकल ऑक्साइड में पहले रेशियो क्या था, 1:1 का, जितना निकल उतना ऑक्सीजन था, बट अभी देखो यहाँ पर एक निकल कम है। इट मीन्स व्हाट, आपका जो ये मेटल है वो डेफिशिएंट हो गया, उसका रेशियो कम हो गया, तो आपका निकल का रेशियो हो जाएगा 0.97, ऑक्सीजन का रहेगा 1। क्लियर, तो यहाँ पर इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी यहाँ पर आपका पार्टिकल मिसिंग है तो मास भी क्या होगा, कम होगा, मास कम होगा मतलब डेंसिटी भी डिक्रीज होगा। यस और नो, मास एंड डेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी मेटल एक्सेस डिफेक्ट सेम नेम से हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या रहेंगे, आपके मेटल्स ज्यादा रहेंगे, एक्सेस में रहेंगे। इसके लिए दो एग्जाम्पल है आपका, एक में हम ऐड कर रहे हैं न्यूट्रल पार्टिकल और एक में ऐड कर रहे हैं हम आयन मतलब जिंक 2+ आयन। अब यहाँ पर अपने पास है जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल, ठीक है, जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल किससे बना हुआ रहेगा, जिंक 2+ एंड O2- से। तो यहाँ पर देखो आपका जिंक 2+ एंड O2- आयन प्रेजेंट है, बट यहाँ पर आपका इंटरस्टिशियल में देखो एक एक्सेस में जिंक एटम आके बैठ रहा है और वो जिंक कैसा है, न्यूट्रल जिंक। तो यहाँ पर आपके मेटल बढ़ गए ना, आपका जिंक मेटल है और यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड पे आके मेटल बैठ रहा है और वो कैसा है, न्यूट्रल है, इसकी वजह से न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो रही है बट आपका मेटल तो बढ़ रहा है। तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और एक क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखो जब आप जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हीट करते हो तो ये डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट होता है, जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और हाफ O2 में कन्वर्ट होता है। तो आपका जिंक ऑक्साइड जब हीट करोगे तो आपका जिंक 2+ आयन जनरेट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो वो देखो जिंक 2+ आयन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाएगा अलोंग विद दिस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आपके इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका जो जिंक 2+ आयन है वो बढ़ रहा है, आपके कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, जिंक 2+ आयन बढ़ रहे, इट मीन्स मेटल इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट विच इज योर लास्ट, बाय अनायन वैकेंसी। मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है, जब हम अनायन वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके कलरलेस क्रिस्टल को भी कलर अपीयर होता है। कलरलेस क्रिस्टल में क्या होगा, कलर जनरेट होगा। अब कैसे वो देखो, तो यहाँ पर हमने लिया है फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टल, तो आपके यहाँ पर Na+ एंड Cl- आयन प्रेजेंट है। अब जब हम ये NaCl क्रिस्टल को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर एटमॉस्फेयर, हमने क्या किया, निकल क्रिस्टल लिया, उसको हीट किया और आपका एटमॉस्फेयर में कौन सा वेपर प्रेजेंट है, सोडियम वेपर प्रेजेंट है। तो हीट करने से होगा क्या, तो आपके ये जो सोडियम है ना, सोडियम वेपर, वो आपके क्रिस्टल के ऊपर लेयर बना देंगे। तो आपके क्रिस्टल के ऊपर क्या बना देंगे, सोडियम लेयर बन जाएगा। अब होगा क्या, तो आपके जो क्रिस्टल है उसमें Cl- आयन प्रेजेंट है, Na+ और Cl- है ना, और आपके क्रिस्टल के ऊपर सोडियम की लेयर प्रेजेंट है। तो आपका ये जो Cl- था वो खुद का पोजीशन से रिमूव हो गए, जो आपका लेयर में सोडियम है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका सोडियम जो अपर लेयर में प्रेजेंट था, आपके क्रिस्टल में से Cl- आयन रिमूव होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो आपके लेयर के ऊपर आपका सोडियम था उसके साथ क्लोरीन जाके बैठ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी जगह पर आ जाएगा, तो जहां से आपका Cl- आयन रिमूव हुआ था। तो Cl- आयन रिमूव हुआ था फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो यहाँ से वो Cl- आयन रिमूव हुआ, यहाँ पर आपके लेयर के ऊपर चला गया,
जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया NaCl बनने के बाद वही यहाँ पर एम्प्टी स्पेस पे आके जाके बैठ जाएगा। तो ये टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं एफ सेंटर डिफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अनायन की जगह पर आके बैठ जाएगा और उसकी वजह से आपके NaCl क्रिस्टल में भी येलो कलर अपीयर होता है बिकॉज ऑफ दिस एफ सेंटर टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो यहाँ पर ये टाइप के डिफेक्ट में भी क्या हो रहा है, तो आपके अनायन का चार्ज कम हो रहा है, अनायन का रेशियो कम हो रहा है ना। पहले आपके पास यहाँ पर क्लोरीन था, अब कम हो गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का 1 शॉट वीडियो कंप्लीट होता है। और भी सारे चैप्टर के रिलेटेड हम 1 शॉट वीडियो यहाँ पर डालने वाले। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे, एज वेल एज आप बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। तो हम जब भी आपके वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू।